गुड इवनिंग दोस्तों। हम लोग उत्सर्जन तंत्र यानी कि एस्केलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे पिछले टर्म पे। आइए अब हम जानते हैं किडनी के कार्यों के बारे में, ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ किडनी यानी कि किडनी के कार्य। ठीक, तो किडनी का पहला कार्य मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि फिल्ट्रेशन करना। किस चीज़ को फिल्ट्रेशन करना? तो आपका आंसर होगा रक्त को फिल्टर करना, ठीक है ना। और रक्त से यूरिया की मात्रा को छानना। बात समझ में आ गई? चलिए, दूसरा कार्य क्या है? एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट, ठीक, थ्रू यूरिन। फिर से देख लीजिए दूसरा कार्य, एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट थ्रू यूरिन। मतलब कि नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। किसके माध्यम से? यूरिन के माध्यम से। फिर से सुन लीजिए ध्यान से, नाइट्रोजन युक्त वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालना किसके माध्यम से? यूरिन के माध्यम से। और क्या करना? शरीर के भीतर जल का बैलेंस बनाए रखना, यानी कि वाटर को बैलेंस रखना, ठीक है। अगला कार्य देखिए, पीएच मान का बैलेंस रखना, यानी कि पीएच का बैलेंस करना। ये भी मुख्य कार्य है किडनी का, ठीक है ना। अगर आपसे आपकी बॉडी का पीएच की प्रकृति पूछी जाए बॉडी की, तो आप कहते हैं अम्लीय। क्या आंसर होगा? अम्लीय यानी कि एसिडिक, ठीक। यहीं पे अगर आपसे आपके ब्लड यानी कि रक्त के पीएच की प्रकृति पूछ ली जाए, तब आपका आंसर क्या होगा? तब आप कहेंगे बेस, ठीक है, क्लियर। यानी कि रक्त की पीएच की प्रकृति कैसी होती है? तो आप कहेंगे बेस। बॉडी की तो कहेंगे एसिडिक, ठीक। और ब्लड का पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.4, ठीक है। ये हो गई आपकी ब्लड की पीएच वैल्यू। आइए आगे देखते हैं, ठीक है। और देखिए, कुछ जो इलेक्ट्रोलाइट से होते हैं उनका भी बैलेंस करने का कार्य हमारी किडनी करती है, ठीक है। शरीर के अंदर NaCl, ठीक है, जिसको आप लोग साधारण भाषा में नमक कहते हैं, इंग्लिश में हम साल्ट कहेंगे, उसका भी बैलेंस करने का कार्य हमारी किडनी करती है, ठीक है ना। और सुनिए, बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर यानी कि हमारी आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक तापमान को भी नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो आंसर होगा किडनी, ठीक है। फिर से सुन लीजिए आप लोग, पहला कार्य मैंने बताया आपको फिल्ट्रेशन, दूसरा कार्य वेस्ट मटेरियल को या नाइट्रोजन युक्त मटेरियल को शरीर से बाहर निकालना, तीसरा कार्य वाटर को बैलेंस करना, चौथा कार्य पीएच बैलेंस करना, पांचवा कार्य साल्ट या फिर NaCl या नमक बैलेंस करना, और अगला हो जाएगा आपका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बैलेंस करना। ओके, ठीक है। इतनी बातें आप जान गए हैं, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम से जुड़ी हुई डिजीजेस के बारे में, ठीक है ना। एक्सक्रीटरी सिस्टम से जो भी बीमारियां जुड़ी हैं, जो भी किडनी से संबंधित बीमारियां हैं, डिजीज हैं, उनके बारे में आइए अब हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो किडनी से संबंधित पहली बीमारी है नेफ्राइटिस। ध्यान दीजिएगा, ये है पहली बीमारी किडनी से संबंधित, जिसका नाम है नेफ्राइटिस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि नेफ्राइटिस किससे या किस अंग से या किस तंत्र से संबंधित बीमारी का नाम है, तो आपका आंसर होगा उत्सर्जन तंत्र या किडनी से संबंधित बीमारी है, ठीक। और सुनिए, कैसे होती है ये? तो आपका आंसर होगा बैक्टीरिया से। कैसे होती है? बैक्टीरिया से। कैसे बैक्टीरिया से? अब सुनिए, बहुत ध्यान से सुनना है आपको। जब भी हम लोग पब्लिक टॉयलेट का यूज करते हैं, यदि पब्लिक टॉयलेट गंदा है, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। उन्हीं बैक्टीरियों से हमारे शरीर में नेफ्राइटिस नामक बीमारी या हमारे किडनी में नेफ्राइटिस नामक बीमारी हो जाती है, और इससे दिक्कत होती है यूरिनेशन में। यूरिनेशन को आप हिंदी में कहेंगे मूत्र विसर्जन। मूत्र विसर्जन यानी कि जब हम यूरिन अपने शरीर से बाहर निकालते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा दर्द होता है,
ठीक है, और इसी बीमारी का नाम है नेफ्राइटिस। ओके, कैसे होती है? तो आपका आंसर होगा बैक्टीरिया से, ठीक है ना। अगला देखिए आप, अगली है आपकी डिजीज यूरेमिया, ठीक है, फिर से सुन लीजिए यूरेमिया, इसको आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं यूरेमिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना है, ब्लड यूरिया से संबंधित ये बीमारी है। देखिए होता क्या है, हमारे खून में, हमारे रक्त में जो यूरिया की मात्रा होती है वो केवल 7 से 20 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, ठीक, 7 से 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। ओके, ठीक है ना। और अगर यूरिया की मात्रा 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाए हमारे शरीर में, तब ये बीमारी यानी कि यूरेमिया नामक बीमारी हमें हो सकती है, हमारी किडनी में हो सकती है, ठीक है। तो आप जान गए हैं कि हमारे ब्लड में यूरिया की जो मात्रा है वो केवल 7 से 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। अगर 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा यूरिया की मात्रा होगी तो हम ग्रसित हो जाएंगे यूरेमिया नामक बीमारी से। और इस बात को आपको बताएगा कौन? यानी कि ब्लड में यूरिया की मात्रा को टेस्ट करने का सही तरीका क्या है? तो जान लीजिए, उस टेस्ट का नाम है बन। क्या नाम है? बन। बन मक्खन वाला बन नहीं दोस्तों, बन, ठीक है ना। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, ब्लड यूरिया, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ओके, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि ब्लड यूरिया की मात्रा टेस्ट करेंगे, उस टेस्ट का क्या नाम है, तो आप कहेंगे बन टेस्ट या ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट। ओके, ठीक है। चलिए, चौथा मैं आपको बता चुका हूं कि एक बीमारी है जिसका नाम है किडनी स्टोन, ठीक है। किडनी स्टोन को आप रीनल स्टोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, लेकिन जिस नाम से ये पूछा जाएगा उसका नाम है रीनल कैलकुलस, रीनल कैलकुलस। ओके, ठीक है। तो रीनल कैलकुलस के नाम से ये एग्जाम में पूछेगा और कहेगा रीनल कैलकुलस किससे संबंधित बीमारी है, तो आपका आंसर होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम से या उत्सर्जन तंत्र से या किडनी से। क्लियर? अब एक बात और सुन लीजिए आपको ध्यान से, देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किडनी में जो स्टोन बनता है उसका मैटर क्या होता है और उसका मटेरियल क्या होता है, तब आप आंसर लगाएंगे कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्जेलेट। आंसर क्या लगाएंगे आप? कैल्शियम ऑक्जेलेट। ओके, ठीक है। कैल्शियम ऑक्जेलेट से वो किडनी बनी होती है, ठीक है ना। और सुन लीजिए, किडनी के किस भाग में स्टोन बनता है, तब आपका आंसर होगा रीनल पेल्विस। किडनी के किस भाग में स्टोन बनता है, आंसर लगाएंगे आप रीनल पेल्विस। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगला जो रोग है, अगली जो डिजीज है उसका नाम है सिस्टाइटिस। फिर से देख लीजिए, अगली जो डिजीज है उसका नाम है सिस्टाइटिस, ठीक। सिस्टाइटिस भी बैक्टीरिया से ही होती है और वही बैक्टीरिया जो हम पब्लिक टॉयलेट को यूज करते हैं वहां पर एक ई कोलाई नामक बैक्टीरिया भी उपस्थित होता है। यदि ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हमारी किडनी तक पहुंचता है तो हम सिस्टाइटिस नामक रोग से ग्रसित हो जाएंगे। और इसके लक्षण क्या है, तो सुनिए, मैंने आपको बताया था कि यूरिन ब्लेडर, जहां पे यूरिन इकट्ठा होता है, ठीक है, एकत्र होता है, जिसे आप मूत्राशय कहते हैं हिंदी में। मूत्राशय में दर्द, हाथ पैरों में दर्द, ये इसके प्रमुख सिम्टम्स हैं। ओके, फाइन। तो इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे, इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। आइए अब आगे देखते हैं और हम जानते हैं अपने अगले रोग के बारे में, अगली डिजीज के बारे में। बहुत ध्यान से देखना है, ये शरीर के लिए सबसे खतरनाक रोग होता है, ठीक है। तो आप देखिए,
इसका नाम है किडनी फेलियर। क्या नाम है? किडनी फेलियर। ठीक है, ओके। इसको आप लोग हिंदी में कह लेंगे वृक्क निष्कार्यता। वृक्क निष्कार्यता। ठीक, बात समझ में आ रही है? किडनी फेलियर, देखिए ध्यान से, जब हमारी किडनी मूत्र का यानी कि यूरिन का फॉर्मेशन ही ना कर पाए, ठीक है, मतलब यूरिन बना ही ना पाए, तब उस कंडीशन में आप कहेंगे कि हमारी किडनी काम नहीं कर रही है, यानी कि किडनी फेलियर हो गई है। ठीक है ना? तो यहां पे एक लाइन लिख लीजिए आप, नो यूरिन फॉर्मेशन, यानी कि यूरिन को बना नहीं पा रही है। ओके, ठीक। या फिर सुन लीजिए, या फिर कुछ कम मात्रा में यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, या फिर कुछ कम मात्रा में यूरिन का फॉर्मेशन हो गया है। अब देखिए दो कंडीशन है। नो यूरिन फॉर्मेशन मतलब कि मूत्र का बिल्कुल भी उत्पादन नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन को आप कहेंगे कि किडनी पूरी तरह से फेल हो चुकी है, पूरी तरह से खराब हो चुकी है। ठीक है ना? बन तो रहा है लेकिन कुछ कम बन रहा है यूरिन। ठीक है ना? तो ऐसी कंडीशन में आंशिक रूप से खराब हुई है लेकिन आंशिक रूप से खराब हुई है। क्लियर हो रही है बातें? ठीक है ना? अब देखिए कारण क्या हो सकता है, सुनिए ध्यान से। बीपी हाई होना, ब्लड प्रेशर हाई, किडनी खराब हो सकती है। ठीक है? दूसरा कारण देखिए, कोई इन्फेक्शन, किसी इन्फेक्शन की वजह से किडनी खराब हो सकती है। ठीक? और इन्फेक्शन कैसे होगा तो सुन लीजिए कैसे होता है इन्फेक्शन। ये बात आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है, भविष्य में ऐसा कोई काम ना करिए कृपया करके। देखिए, जो व्यक्ति ज्यादा शराब का सेवन करते हैं, ठीक, शराब पीने की वजह से किडनी में इन्फेक्शन होता है, जिसके कारण किडनी फेलियर हो सकता है। ठीक है, बात समझे? और सुन लीजिए, एक इसका तीसरा कारण क्या है तो वायरस। ठीक, वायरस से भी किडनी फेलियर हो सकती है। ओके, तो तीन कारण मैंने आपको बता दिए किडनी फेलियर के, बीपी हाई, दूसरा इन्फेक्शन एंड तीसरा वायरस। ओके, ठीक है। अब सुनिए इसका उपाय क्या है। किडनी क्या कुछ इलाज है इसका? तो आप जान लीजिए इसका कोई इलाज नहीं है, इसमें केवल एक ही चीज आप करेंगे, किडनी का ट्रांसफॉर्मेशन। किडनी ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ठीक है, किडनी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना? और इसकी भी एक लिमिट होती है। किडनी ट्रांसफर करवाई गई है तो उसके बाद जो नई किडनी आपके शरीर में लगाई गई है डॉक्टर्स के द्वारा, वो 10 वर्षों तक कार्य करती है। मतलब कि 10 साल तक तो वो बिल्कुल अच्छे से कार्य करेगी, फिर उसके पश्चात उसकी कार्य क्षमता धीरे धीरे डाउन होती चली जाएगी। मतलब आपको 10 वर्षों के बाद या 11 वर्षों के बाद फिर से किडनी का ट्रांसफॉर्मेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो रही है? और सुन लीजिए, एक आप कह सकते हैं कि यह देखिए, सुनिए, किडनी करती क्या है? रक्त को छानने का काम करती है, रक्त को डायलिसिस करने का काम करती है। ठीक है ना? तो हम अपने शरीर से बाहर आउटर डायलिसिस करा सकते हैं। ठीक है ना? यह एक कृत्रिम संसाधन होगा। किडनी फेलियर होने के बाद रक्त को छानना बेहद जरूरी है, नहीं तो जो टॉक्सिक मटेरियल हमारे शरीर में बन रहे हैं उनको लगातार वृद्धि होती चली जाएगी उनमें, जिसके कारण हमारा शरीर पूरी तरह से टॉक्सिक एलिमेंट से भर जाएगा। ठीक है ना? तो डायलिसिस के माध्यम से हम रक्त को छनवा सकते हैं। और डायलिसिस भी दो टाइप का होता है। डायलिसिस भी दो टाइप का होता है। पहला देखिएगा हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस, ठीक है, पहला होता है हीमोडायलिसिस। क्लियर हो रही बात? ठीक है। और दूसरा
अच्छा सुन लीजिए, हीमोडायलिसिस में होता क्या है? हीमोडायलिसिस में मतलब शरीर के भीतर ही रक्त को छाना जाता है, शरीर के भीतर ही रक्त को छाना जाता है, ठीक है ना। दूसरा देखिए, दूसरा होता है एक पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक। पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, पेरिटोनियल डायलिसिस में शरीर के भीतर, माफ कीजिएगा, शरीर के बाहर रक्त को छाना जाता है। बात समझ में आ रही है? होमियो डायलिसिस में शरीर के भीतर रक्त को छाना जाता है और पेरिटोनियल डायलिसिस में शरीर के बाहर रक्त की छनन प्रक्रिया या रक्त की फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया की जाती है, ठीक। डायलिसिस का सीधा सीधा मतलब आप कह सकते हैं फिल्ट्रेशन, ठीक। और यहां पे किस चीज का फिल्ट्रेशन होगा, तो आप कहेंगे फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त को छानने की प्रक्रिया, ठीक। और फिल्ट्रेशन किसके माध्यम से होता है, तो एक झिल्ली के माध्यम से, यानी कि एक मेम्ब्रेन के माध्यम से, ठीक। झिल्ली को इंग्लिश में मैंने बताया था आपको कि मेम्ब्रेन कहते हैं, एक झिल्ली के माध्यम से हम फिल्टर करेंगे, ठीक। और झिल्ली को इंग्लिश में आप कह लीजिए कि मेम्ब्रेन कहते हैं, ओके, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आइए हम एक पॉइंट और देखते हैं और हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जनन तंत्र, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना। इस टॉपिक के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही रहेगा, ओके। तो देख लीजिए ध्यान से आप लोग, मैंने आपको यूरिन में बताया हुआ है कि कौन कौन सी चीजें होती हैं, क्या क्या चीज होती है। आपने बताया था सर H2O, ठीक, NaCl, SCO3 नेगेटिव, कुछ आयंस, अमोनिया, ठीक है ना। इतनी चीजें आप सभी लोगों ने मुझे बताई हुई हैं कि सर ये चीजें होती हैं, ठीक है ना। और देखिए एक चीज और होती है जिसको आप कहेंगे क्रीटानिन, क्या कहेंगे, क्रीटानिन और अमीनो एसिड, क्रीटानिन और अमीनो एसिड, ठीक। अब सुनिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, पूछेगा आपसे इनमें से क्रीटानिन कहाँ पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा यूरिन में, ओके, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। और सुनिए एक चीज और देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक चीज और इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए यूरिन में एक एसिड होता है जिसका नाम है हिप्यूरिक एसिड। क्या होता है, हिप्यूरिक एसिड, ठीक। अब हिप्यूरिक एसिड किनके शरीर में ज्यादा बनता है, कि मतलब कि किन व्यक्तियों के शरीर में ज्यादा बनता है और किन व्यक्तियों के शरीर में कम बनता है, बहुत ध्यान से देखना है आपको। जो व्यक्ति जूस, ठीक, वाइन, ठीक, बियर, ओके, टी, चाय का प्रयोग ज्यादा करते हैं, उनके शरीर में या उनके यूरिन में हिप्यूरिक एसिड की मात्रा भी ज्यादा होती है। क्लियर हो गई बातें, ठीक है। और सुन लीजिए एक पॉइंट मैसेज आया था, बच्चे ने पूछा था, ये भी आप जान लीजिए, सभी को बता दूं मैं कि, तो पूछा था कि सर शरीर का बायोलॉजिकल लैब किसे कहते हैं, ठीक है। पीसीएस का क्वेश्चन है ये, बायोलॉजिकल लैब किसे कहते हैं, मैंने देखा था तो पीसीएस के पेपर में ये आया हुआ है। तो आप जान लीजिए शरीर का बायोलॉजिकल लैब कहलाता है हमारा लीवर, ओके। पूछ ले अगर आपसे कि भाई लीवर कहाँ पाया जाता है, क्या लोकेशन है, तो आप कहेंगे हमारे पेट में, हमारे एब्डोमिनल में, ठीक है। एब्डोमिनल में कहाँ, तो आप कहेंगे अपर एब्डोमिनल में। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है अपर एब्डोमिनल में किस साइड होता है, तो लिख लीजिए यहीं पे आप अपर एब्डोमिनल, ठीक, अपर एब्डोमिनल। अपर एब्डोमिनल में किस साइड होता है,
तो आंसर होगा आपका राइट साइड। ठीक है, क्लियर हो रही है बातें? करता क्या है ये? तो आप कहेंगे विषाक्तता को कम करता है, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक, हमारा लीवर क्या करता है? शरीर के भीतर जो विषाक्तता है यानी कि जो टॉक्सिक एलिमेंट है उनको कम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन। ओके, क्लियर? बात समझ में आ रही है? और क्या करता है? तो आप कहेंगे पाचन प्रक्रिया को तेज करता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया को तेज करता है। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, और क्या करता है? तो आप कहेंगे बाइल जूस देता है। ठीक है ना, बताए, समझे आप लोग? और सुन लीजिए ध्यान से, गर्मी आ रही है दोस्तों, सभी लोगों से कहा जाता है, भाई पेरेंट्स भी घर पे कहते हैं कि पानी की मात्रा में बढ़ोतरी कर दीजिए। ठीक है, पानी की मात्रा में बढ़ोतरी कर दीजिए, सभी लोग कहते हैं। ठीक है ना? ठीक, गर्मी से बचने का एक उपाय सभी लोग कहते हैं कि भाई पानी खूब पीजिए दिन भर, लेकिन ध्यान दीजिए इसका एक नुकसान भी है। अगर आप पानी बहुत ज्यादा मात्रा में पी रहे हैं तो यूरिन भी बहुत ज्यादा मात्रा में बनेगा। ठीक, और अगर यूरिन बहुत ज्यादा मात्रा में बन रहा है तो इसका मतलब है शरीर से NaCl, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक, अमीनो एसिड्स जो हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं, ये भी यूरिन के माध्यम से बाहर जाएंगे, वो भी अधिक मात्रा में बाहर जाएंगे। ठीक है ना, जिससे कि शरीर में वीकनेस आ सकती है। ठीक है ना, और डिहाइड्रेशन हो सकता है। अगर नमक की कमी हो जाए शरीर में तो क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन। ठीक, और डिहाइड्रेशन से अगर बचना है तो पानी तो पीना ही पीना है, लेकिन पानी के साथ साथ नमक भी लेना है, यानी कि नमक और पानी का घोल पिए तो फायदा होगा। ठीक है ना, आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी समय पर। जय हिंद, जय भारत।